हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको ये पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। यानी कि आपको मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में फुल चैप्टर इन वन वीडियो। कैसा लगा? आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और मैंने आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हो। वहां मैंने दोनों चैप्टर को लगा दिया है, आप लोग जाके उसे जरूर पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और आपको काफी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आप उसे पढ़ लोगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है धातु, यानी कि मेटल। देखो, धातु होता क्या है ये आपको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। अब जैसे देखो, आप अगर इलेक्ट्रॉन को जो त्यागेगा ना वो धनायन होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, उसके पास एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये दूसरा व्यक्ति है, इसके पास एक रुपया है, तो ये इसे अगर दे दिया ना तो ये धनायन है, क्योंकि इसके पास था और चाहे जब इससे ले ले, और ये ऋणायन है। अभी आपको समझ में आ जाएगा नीचे, वैसे अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा था। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका धातु कहलाता है। अब देखो, जैसे एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एग्जांपल्स जैसे आप लोग देख लो, एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम एक धातु है, ठीक है। बहुत सारे धातुएं हैं, जैसे मैं आपको कई सारे बता देता हूं, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कापर, ठीक है, कापर एंड आयरन। तो ये सारी चीजें धातुएं हैं, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर मैं बताऊं कैसे धनायन बनाते हैं तो वो आप लोग समझ लो। जैसे अगर आपका Na है, ठीक है, Na है तो Na पर 1 प्लस होता है, तो Na पर 1 प्लस होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इन्होंने जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तब ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, देखो समझना कैसा कैसा कितना अच्छा है। ये धातु है, ठीक है, ये धातु है, तो धातु इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन Na प्लस, तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। काफी इजी बेस से मैंने आपको समझा दिया। दूसरा समझ लो, जैसे आपका Mg है, ठीक है, Mg, और Mg जैसे आपका है, Mg पर आपका 2 प्लस होता है। Mg पर कितने प्लस होते हैं? 2 प्लस। तो 2 प्लस रहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, मतलब जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है, समझना। तो ये आपका काफी अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आ गया हो तो काफी ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये धातु है, धातु आपको समझ में आ गया, उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए, कुछ मैंने उसे समझा दिया। Na पर 1 प्लस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, Mg पर 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर त्यागा, तो इसीलिए ये धातुएं हैं। अब देखो, कुछ भौतिक गुण देख लो, फिर रासायनिक गुण देख लो। देखो, भौतिक गुण कौन कौन से हैं? पहला, धातु जो होते हैं, धातु विद्युत की सुचालक होते हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। अगर आपका कोई भी धातु है ना, अगर आप उसमें विद्युत का प्रवाह कर दो तो उसमें करंट मतलब फ्लो होगा, अर्थात आप अगर उसे टच करने की कोशिश करोगे तो आप पर इफेक्ट डालेगा, और ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि धातु जो होती है ना विद्युत की सुचालक होती है, इसमें करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है ना विद्युत की सुचालक होती है।
दूसरा है धातु में तन्यता आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। धातुओं में क्या पाया जाता है? तन्यता। तन्यता मतलब क्या है कि एक छोटी सी चीज को खींचकर काफी लंबा तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। और आघात वर्धनता का अर्थ है जैसे एक धातु है उसे पीट कर, इसे हथौड़े से या किसी चीज से पीट कर एक पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तो ये गुण इसमें पाया जाता है धातु में, ठीक है। धातु में तन्यता का गुण भी पाया जाता है और आघात वर्धनता का गुण भी पाया जाता है। अब देखो तीसरा नंबर है धातु में विशेष चमक का गुण पाया जाता है। जैसे आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है या कॉपर है, आयरन है, ये सारी चीजें चमकती हैं क्योंकि इसमें धातु जो होती हैं, धातुओं में एक विशेष चमक का गुण पाया जाता है। मतलब ये चमकीली होती हैं, ठीक है। अगर आप धूप में रख दो तो काफी ज्यादा चमकेंगी और वैसे भी रख दो तो भी आपका ये जो धातु है ना वो चमकेगा। तो ये था धातु का भौतिक गुण। अब मैं एक छोटा सा बता देता हूं धातु यानी कि रासायनिक गुण में एक छोटा सा है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जो धातुएं होती हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ आपको क्रिया कराना है। जैसे आपका Mg है और Mg आपका धातु है Mg का आप ऑक्सीजन यानी कि O2 से करा लो क्रिया, ठीक है। तो आपका बनेगा MgO, ठीक है। आपको लिख देना है जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। ये धातु है Mg और वो ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बट अभी ये आपका बैलेंस नहीं है, आप यहां 2 लगा दो, 2 लग गया, यहां भी आप 2 लगा दो, देख लो दोनों बैलेंस हो गया क्योंकि आपका Mg वो भी है एंड वो भी है, ठीक है। यानी कि O आपका 2 है, Mg भी 2 है। तो ऐसे में आपका ये बैलेंस हो चुका है। तो यहां से अगर आप मैग्नीशियम की आप क्रिया कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर आप सोडियम का बनाओगे तो सोडियम ऑक्साइड, यानी कि धातु अगर कोई भी धातु है तो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड ही बनाएंगी। कोई भी धातु है, कॉपर है तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ऐसे में आपको ये भी रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थे रासायनिक गुण। तो धातु के बारे में सब कुछ खत्म हो गया। धातु क्या होते हैं? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखना, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ठीक है। एंड आप इसके भौतिक गुण भी याद रखना, रासायनिक गुण भी याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक है। धातु तो आपको समझ में आ गया, अब अधातु को समझना है। वैसे आपको धातु समझ में आ गया है तो अधातु भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे अधातु क्या होते हैं, देखो अधातु जो होते हैं ना वो उसी का विपरीत होते हैं, यानी कि एंटोनियम्स होते हैं। कैसे? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, मतलब उसमें था इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और इसमें है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। मतलब अगर अधातु की बात किया जाए तो अधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, ठीक है, और तब भी वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, अधातु समझ में आया। मतलब आपको कहना क्या है, बहुत छोटी सी बात कहना है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। अगर मतलब ये ग्रहण करेंगे अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति से मतलब पैसा उधार लेंगे, तो अगर वो लेंगे ना तो वो उनके पास मतलब ग्रहण तो कर ले बट वो ऋणायन हैं, वो ऋणी हैं, उन्हें कभी ना कभी देना है, ठीक है। तो ऐसे में बात कुछ आप अपने एग्जाम्पल से समझ लिया करो, अपने आप में कुछ ढाल लिया करो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब इसके भौतिक गुण समझ लो। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, ये काट लो, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। अर्थात अगर आप अधातुओं में विद्युत का प्रवाह करोगे तो उसमें नहीं होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ना विद्युत की कुचालक होती हैं। धातु जो होता है मेटल वो सुचालक होती हैं, बट ये जो होती है ना ये विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है।
देखो उसमें तन्यता आघातवर्धनता का गुण पाया जाता था, बट इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। भंगुर का अर्थ है ऐसे आप रख दो और अगर आप हथौड़ा मारोगे तो वो ऐसे मतलब जैसे पत्थर नहीं होते, पत्थर पे मारो तो वो पूरा तोड़ मोड़ के बिल्कुल टूट जाते हैं, वैसे ये टूट जाते हैं, छितरा जाते हैं, पूरा इधर उधर बिखरा जाते हैं। ठीक है। तीसरा है इसमें चमक नहीं होता है, इसमें कोई चमक नहीं होता है। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन में कोई चमक नहीं है, आपका अधातु है। अभी मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ आप इसमें चमक नहीं होता है, जो अधातुएं होती हैं इसमें चमक नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, चमक नहीं होती हैं। अब देखो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में है आधातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया। क्या है? आधातु जो होती हैं उनका आपको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर आप क्रिया कराओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन, देखो अब अगर आप समझो तो ऑक्सीजन के साथ अगर आप क्रिया कराओगे किसका? आधातु। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन आपका आधातु है। अब इसका आप O2 के साथ क्रिया करा दो, ठीक है, तो इसमें कुछ बैलेंस वैलेंस नहीं करना है, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। सीधा क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये क्या है? मैं एक एक का नाम लिख देता हूं। ये है कार्बन, क्या है? कार्बन। ये है ऑक्सीजन, और ये जो है ना आपका, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ आप सूत्र याद रखना वरना फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगा केमिस्ट्री को पढ़ने में। अभी तो आप क्लास 10th में हो, छोटी मोटी आप सूत्र याद कर लो। क्लास 12th में आपको काफ़ी ज़्यादा सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे रिएक्शन नहीं बल्कि आपको बहुत बड़े बड़े रिएक्शन मिलेंगे। आपको कम से कम 1 पेज का भी रिएक्शन मिल जाता है क्लास 12th में। ठीक है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आपको ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आधातु क्या होते हैं? आधातु की भौतिक गुण और आधातु के रासायनिक गुण। ठीक है, इनके फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गए। अगला टॉपिक आपके सामने है आघात वर्धनता। ठीक है, आघात वर्धनता। देखो ये आपको धातु में जो लक्षण मिला था ना, धातु में ये गुण पाया जाता है, आघात वर्धनता, तन्यता, इन सबको भी समझ लें, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर और टॉपिक को समझेंगे। देखो आघात वर्धनता क्या होता है? धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतले चादर में परिवर्तित होने की क्षमता को आघात वर्धनता कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धनता वैसे भी कह सकते हो कि मतलब धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता आघात वर्धनता कहलाती है। या फिर मैंने दूसरी तरह से लिख दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जैसे धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतले चादर में परिवर्तित होने की क्षमता को आघात वर्धनता कहते हैं। समझ में आया? आघात वर्धनता आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आघात वर्धनता में सिर्फ यही है कि धातुओं को पीटकर पतले चादर में परिवर्तित करना ही यही आघात वर्धनता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोग पूरा चैप्टर समझोगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल है सोना चांदी। सोना एंड चांदी, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखना आघात वर्धनता तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अगला है तन्यता। तन्यता क्या है? तन्यता जो है ना, ये भी काफी इजी है। वे धातुएं जिनको अत्यंत पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है तन्य कहलाता है, तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। मतलब ऐसे धातुएं भी होती हैं जो बहुत कम हो, बट उन्हें इतना खींच दिया जाए ना कि बहुत लंबा खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो वे धातुएं जिनको अत्यंत पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब अत्यंत पतला तार के रूप में खींचा जा सकता है और तन्य कहलाता है। ये क्या कहलाती हैं? तन्य कहलाती हैं, तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लो। सोना, सोना है इसका एग्जाम्पल। सोना जो है ना, इसे मतलब खींचा जा सकता है बहुत लंबा पतले तार के रूप में,
तो सोना जो है ना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो समझ में आया ना, वे धातुएं जिनको अत्यंत पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है तन्य कहलाता है तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। अगला है गैंग। गैंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसे गुणधर्म पाई जाती हैं, गैंग कहलाते हैं। अगर पृथ्वी में कोई चीज है तो उसमें तो ये पक्का है कि मिट्टी पाया जाएगा, रेत पाया जाएगा, अशुद्धियां पाई जाएंगी। तो वही बात कहा गया है कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत पाई जाती है, मिट्टियां पाई जाती हैं, तो इसी अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। समझ में आया? पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, गैंग कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक आपका है विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर इसे आप सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हो। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और लॉन्ग भी है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। एंड आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करते रहें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है, एक प्रकार से ये सूची होता है, ठीक है। मतलब ऐसे लाइन से कई सारे धातुएं लगी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि जो धातु होते हैं, धातु की सक्रियता श्रेणी, इसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कह सकते हो, वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है या फिर व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, दो ऑर्डर होते थे, एक अवरोही क्रम एक आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या आपको याद है? कुछ पढ़ा होगा पहले, और कई सारे आप क्लास 8 तक पढ़े होंगे, ठीक है। में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि ऊपर से आप नीचे आओ, ठीक है, बड़े से नीचे की तरफ यानी कि छोटी की तरफ आओ, तो उसे कहते हैं क्या? अवरोही क्रम। अब आपको समझना था विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि धातु की सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कितना मजा आ रहा है, ठीक है। आपको पढ़ो यार, ध्यान लगा के पढ़ो, फिर आप देखो कितना ज्यादा पढ़ने में इंटरटेनमेंट आ रहा है। आप एक बार, ठीक है, ध्यान से पढ़ के देखो। अब देखो सक्रियता श्रेणी, धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, जो सक्रियता श्रेणी है उनकी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। सबसे पहले आप देखो, समझना पहले जो जो चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट है पोटेशियम यानी कि के, Na सोडियम, ठीक है, मैं टिक मारता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख लेना। Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, ठीक है, Zn से जिंक, Fe से फेरस या आयरन, या फिर आप लोग इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लोहा। पीवी से लेड मतलब जो शीशा होता है, ठीक है, इधर थोड़ा कर दें। एच से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, एंड Hg से होता है मरकरी, एंड Ag से सिल्वर, एंड Au से होता है गोल्ड, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कई सारी धातुएं लिखी हुई हैं। अब देखो, इसे अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि लिखा हुआ है इतनी चीजें, अब इसे अवरोही क्रम में कर दो। जैसे अब आपको मैं बताऊं, देखो आप यहां एक लाइन खींचो अच्छे से, ये, ठीक है, और यहां आप ऐसे बना लो, ये नीचे की तरफ आना है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी ऊपर की जितने भी धातुएं हैं सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। के, इसमें सबसे पहले के लिखा हुआ है, यानी कि पोटेशियम, यानी कि इस श्रेणी में, इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है? पोटेशियम की है, फिर सोडियम की है, फिर कैल्शियम की है, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, ठीक है। समझ में आ रहा है ना हर एक चीज? अगर समझ में ना आए ना तो बताना, क्योंकि आप लोगों को समझाना मेरा काम है। अब यहां मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग डिसमिस ना हो, लिख देते हैं, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं। देखो ये जो है ना सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी? सबसे ऊपर जो है ना सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, सबसे अधिक
अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, अब जैसे आप नीचे आते जाओगे ना, घटती अभिक्रियाशीलता चली जाएगी। जैसे आप नीचे आओगे, घटती अभिक्रियाशीलता, यानी कि घटती अभिक्रियाशीलता चली आएगी जैसे आप लोग नीचे की तरफ आओगे। और सबसे नीचे आओगे ना, यहां सबसे नीचे, तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता होगी। क्या होगी? सबसे कम अभिक्रियाशीलता। नीचे लिख देते हैं अभिक्रियाशीलता। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग आप लोगों के साथ थोड़ा खेल खेल लेते हैं। देखो आपके पास है Fe एंड Cu एंड H, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है? इन तीन धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? अभिक्रियाशीलता सही है। किसका है? Fe का। क्यों है? नहीं पता, क्योंकि जो Fe है ना, Fe वो Cu एंड H से ऊपर स्थित है। यहाँ H यहाँ है, Cu यहाँ है, बट Fe ऊपर है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता होगी। चलो दूसरा खेल खेलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है Na एंड K एंड Ag, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है? किसकी है? बहुत सही, किसका है? पोटेशियम सबसे ऊपर स्थित है, देख सकते हो यहाँ पोटेशियम सबसे ऊपर स्थित है, इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का होगा। अब चलो भैया आ जाओ, थोड़ा और एक हम लोग कर लेते हैं। Fe, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, देखो Fe Pb Ag, सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी है? सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी है इन तीनों में? बहुत सही, किसकी है? Ag की, क्योंकि Ag सबसे नीचे स्थित है। यहाँ देख सकते हो Pb और Fe ऊपर है, Pb यहाँ है, Fe यहाँ है और Ag नीचे है। तो Ag नीचे, इसलिए सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी होगी? Ag की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद नहीं करोगे तो आप रिएक्शन नहीं दे पाओगे, क्योंकि रिएक्शन देने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसे रिएक्शन में क्या भूमिका है देख लो, यहां देख लो क्या है रिएक्शन में इसकी भूमिका। देखो जैसे हमारे पास है Fe, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, समझ में आया? Fe प्लस H2SO4, तो क्या बनाएंगी? Fe को Fe यहां आ जाएगा और SO4 इसके साथ हो जाएंगी एंड H2 को विस्थापित कर देंगी। समझ में आया गया ना? अब एक रिएक्शन और लेते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन था, सेकंड समझो। यहां Cu प्लस H2SO4 है, इसका रिएक्शन कैसे होगा? CuSO4 प्लस H2, दोनों रिएक्शन में कुछ लग रहा है, गलती कुछ लग रही है किसी रिएक्शन में, दोनों में नहीं किसी एक में है। ये रिएक्शन आपका बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो Cu है ना, ये Cu ये H को विस्थापित नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि H जो है ना, H यानी कि Cu जो है, ये Cu कम अभिक्रियाशील है H के मुकाबला। H इनसे ज्यादा धनी है, इनसे ज्यादा इसके पास धन है, ये ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्थित हैं। जो इसके नीचे स्थित है जितनी भी धातुएं, H यानी कि हाइड्रोजन, ये बॉर्डर है, बॉर्डर, इसके नीचे जितनी धातुएं हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी।
और ऊपर वाली कर लेंगे, यानी कि Fe मैंने लिखा था तो Fe आसानी से H को विस्थापित कर सकती है, इसके नीचे वाले को विस्थापित कर सकती है, लेकिन Fe भी अपने ऊपर वालों को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। Zn, Al, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सबको नहीं विस्थापित कर पाएंगी। ये आपको समझ में आया फंडा? तो इसलिए आपको इसे याद करना जरूरी है आगे चलकर रिएक्शन करने के लिए। क्लास 12th में आपको कई सारे रिएक्शन मिलेंगे, क्लास 10th में भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो इनका अनुप्रयोग समझ लो। अनुप्रयोग मतलब उसका उपयोग, ठीक है। अब आपका इसका अनुप्रयोग भी है। जैसे नंबर फर्स्ट, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अर्थात अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पूरा याद है ना, तो आप धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है, तो अगर आपने पढ़ा है तुरंत बताया कि हाँ Cu की कम है, Ag की कम है, Fe की ज्यादा है, तो ऐसे आप तुरंत बता दिए। तो इसीलिए आप तुरंत बता दिए क्योंकि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का ज्ञान था, उस श्रेणी को आपने पढ़ा था, इसलिए आपको पता चला, वरना आपको नहीं पता चलेगा। बस 5 दिन बाद आप देखना भूल जाओगे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि कॉमेडी है कि हमेशा याद रहेगा। कॉमेडी तो हमेशा याद रखता है, लेकिन ये हमेशा नहीं याद रहेगा। तो ऐसे में आप नोट्स बना लो अच्छे अच्छे, एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करो, हर एक चीज प्रोवाइड होगा। पीडीएफ बनने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां आप क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो, समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित किया जा सकता है। देखो अगर आप समझो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो कि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित होगा या नहीं। ज्ञात कर सकते हो या नहीं? ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैंने Fe एंड प्लस H2SO4 लिया था, तो Fe तो विस्थापित कर दिया था, बट Cu नहीं विस्थापित कर पाया था। तो यही तो इसमें जानने को मिलता है कि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है या नहीं, ये आपको पता चल जाता है। तो ऐसे में आपको ये पता चल गया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, एंड ये भी पता कर सकते हैं कि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित होगा या नहीं। समझ में आया ना इनके अनुप्रयोग? नोट कर लो, 2 अनुप्रयोग हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कई बार पूछा जा सकता है, रिएक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर लो अच्छे से। फिर मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूं, छोटा सा टॉपिक है। देखो अगला टॉपिक है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, उपधातु के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मतलब पूछे जाते हैं कि उपधातु इसमें से ये क्या है। अब आपसे पूछ लूं आर्सेनिक। आर्सेनिक धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, तो आप क्या बताओगे? जब आपको मतलब ज्ञान होगा तो अंदर से आपके कहेगा हाँ लगता है ये है, मुझे सर ने पढ़ाया था। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब, वरना किसी को ऐसे नहीं याद रहता कि हमें सर ने पढ़ाया था, लगता है याद है, गलत मार दोगे। तो ऐसे में आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। कुछ तत्वों में धातु यानी कि मेटल्स यानी कि धातु एंड अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, मतलब सॉरी, कुछ ऐसे धातु होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु, ठीक है। उपधातु कहा जाता है जिसमें धातु और अधातु दोनों को गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट कर दिया करो। अच्छा कमेंट मैं सबका पढ़ता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा था सर जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दो, टेस्ट बाद में लेना। कुछ मतलब हर एक कमेंट मैंने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा कमेंट आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट पढ़ के। देखो एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं। जर्मेनियम ये, ठीक है, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक, ये तीनों एग्जाम्पल वायरल एग्जाम्पल है, क्योंकि आपसे मैंने देखा है कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन क्या है, आर्सेनिक क्या। आर्सेनिक तो मैंने कई बार देखा है यार, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ऐसे में आप याद कर लो, एग्जाम्पल इसके काफी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। याद रखना, कहीं कहीं एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंपेरिजन बिटवीन डिफिनेशन। अब हम लोग समझेंगे खनिज।
खनिज क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो सब गम खत्म है। देखो खनिज जो होते हैं ना, खनिज मतलब नाम तो आपको कुछ सुना लग रहा होगा, खनिज, ठीक है। तो खनिज जो है ना, पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। खनिज क्या होता है? जैसे अगर आप देखो, ये नहीं कि आप छोटा सा खोद दो फिर आपको प्राकृतिक तत्व यौगिक मिल जाएंगे, कभी नहीं। उसके लिए काफी ज्यादा अंदर तक खुदाई करना पड़ता है, तब यहां मिलते हैं, और उतना अंदर तक आप किसी भी चीज को जल्दी रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहां कहने का अर्थ है कि पृथ्वी की भूपटपट्टी, जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। अब देखो जैसे आपके एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, ठीक है, हर एक चीज याद रखो तो ज्यादा बेटर है। अब एग्जाम्पल इसके हैं, क्या है? खनिज का एग्जाम्पल है NaCl यानी कि नमक, ठीक है, एंड CaCO3, ठीक है। ये दोनों आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा है हमेशा याद रखो, हर एक चीज याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड इसमें आप और भी लिख लो, लोहा लिख लो, कोयला लिख लो, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी इजी है, ऐसे में आपको याद होगा। अब आते हैं अयस्क। अयस्क देखो काफी इजी है, अगर आप खनिज समझ गए तो अयस्क भी समझ जाओगे। जिस खनिजों से धातुएं आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त कर सकें, जिस खनिज से धातु, जैसे खनिज में से धातु निकाला जाता है, जैसे कोयला है तो कोयला के अंदर डायमंड होता है, हीरा। अगर आप उसमें से मतलब खनिजों से धातु को आसानी से कम खर्चे में प्राप्त कर सके तो इसी को अयस्क कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। जैसे खनिज में से धातु को आसानी से एवं कम खर्चे में प्राप्त कर सकें तो उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आपको याद रखने का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड याद रहेगा तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, ऐसे में आप याद रखना। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कई सारे हैं, चलो मैं यही बता देता हूं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियस लिख लो, ठीक है, एल्यूमिनियस भी होता है, ठीक है। एंड बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है, ठीक है, बॉक्साइट। तो ऐसे में ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, अयस्क के हैं, खनिज और अयस्क आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए हर एक टॉपिक। तो चलो फिर अगले पेज पर। तो अगला टॉपिक है वर्जन। वर्जन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो वर्जन क्या होता है, वर्जन अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वह क्रिया जिसमें अयस्क, अयस्क तो आप जानते हो, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को वर्जन कहते हैं। जैसे वह क्रिया जिसमें अयस्क जो होता है ना, अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मतलब आपको वायु प्रेजेंट रखना है, उपस्थित रखना है, तो वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, जैसे उसका जो गलनांक हो उसके नीचे गर्म करने की प्रक्रिया, मतलब गलने की प्रक्रिया है उससे नीचे, ठीक है, उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को वर्जन कहा जाता है। देखो इसमें तीन चीजें हैं,
एक तो आपको अयस्क लेना है, अयस्क को वायु का प्रेजेंट में रखना है और उसके गलनांक के नीचे गर्म करना है, बस इतना याद रखो। कुछ शॉर्टकट आप अपने दिमाग में रखो। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करो, ठीक है, ये है शॉर्टकट। अगर आप याद रखो तो काफी बेटर रहेगा, और वैसे भी आपको याद हो जाएगा वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन का नोट एक है, छोटा सा नोट है, ठीक है, नोट आप लोग याद रखना। यह पराया सल्फाइड क्या है, सल्फाइड अयस्कों, यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जिसमें एस हो, यानी कि सल्फाइड हो, जैसे ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड, तो ये सब सल्फाइड अयस्क हैं। तो यहां आपको मैं बता दूं, इसका एक रिएक्शन देख लो, ठीक है। जैसे ये प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो 2Zn एंड सल्फाइड अयस्क यस लगा लो, ठीक है। इसकी क्रिया आपको O2 यानी कि 3O2 लेना है। ऐसे लेने के बाद यहां आप एक एरो लगा लो एंड फिर आपको लिखना है यहां क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा 2ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2, SO2 है, ठीक है। ये है रिएक्शन। रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप अगर इतना लिख दोगे वर्जन में ना तो आप काफी अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, ठीक है, वर्जन में। तो ये आपको रिएक्शन नोट कर लो सभी स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो आइए अगला टॉपिक है निस्तापन। अगर आपको वर्जन समझ में आ गया होगा तो निस्तापन भी समझ में आ जाएगा। ये भी काफी इजी है और आपको इजी लगेगा भी, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन है वो समझ जाओगे, फिर आप ये समझ जाओगे, ठीक है। देखो निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप, देखो उसमें जो था ना वो क्या था, ताप जो था ना गलनांक के नीचे था, गर्म करना था, बट इसमें क्या है, निम्न ताप रखना है, बहुत कम ताप रखना है। निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा, मतलब वायु को प्रेजेंट रखना है बट सीमित रखना है, ये नहीं कि आप जितना वायु है उतना रखो। इसमें आपको वायु जो है ना उसे सीमित रखना है, मतलब सीमित का अर्थ है कम मात्रा में, सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, तथा ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। इसे ऑक्साइड में बदलना है, मतलब अभी आप देखना रिएक्शन में पहले मैं लूंगा कुछ दूसरा, बट उससे मैं ऑक्साइड में बदल दूंगा। जैसे आपका कोई भी धातु है तो उस धातु को ऑक्साइड में बदल दो, तो वही चीज इसमें है कि निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। समझ में आया? एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया और इसे मैंने हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट कर दिया ना, तो यहां आपका जो ये Ca है, कैल्शियम है, धातु है, ये आपका CaO यानी कि ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, और इसमें सीधा लिखा हुआ है कि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, तो ये ऑक्साइड में बदल गया, हीट किया ना तो ये ऑक्साइड में बदल गया। यही है रिएक्शन, यही है आपका इसका रिएक्शन, कि निस्तापन में यही है कि निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। और मैंने इसे ऑक्साइड में बदल दिया। किस में बदल दिया? ऑक्साइड में। तो यहां कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया ये चीज? तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है।
फिर हम लोग अगला टॉपिक देखें। चलो फिर अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है परगलन। परगलन देखो, परगलन में एक भट्ठी बनाना पड़ेगा जो कि मैंने बना लिया है, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है, आप मत चिंता करो। परगलन, परगलन क्या है पहले ये समझो। देखो, अयस्क में उचित गालक मिलाकर, अयस्क में उचित गालक मिलाकर, थोड़ा सा आप लोग देखना, अभी मैं बताता हूं गालक क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सुन लो। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक आप लोग नोट में लिखो, जल्दी से नोट में लिख लो जो मैं बोलता हूं। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं, ठीक है। और जो चीज सरलता से गलकर अलग होती है ना, उस पदार्थों को धातुमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातुमल। धातुमल जो मतलब गलकर अलग हो जाता है ना, सरलता से गलकर अलग हो गया, तो उसी को धातुमल कहा जाता है। तो यहां सबसे पहले आप इसे समझो कि अयस्क में उचित गालक मिलाकर, गालक आपको मैंने बता दिया, मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन में गलाना पड़ता है। जैसे अयस्क में आपने उचित गालक मिला दिया, अब उचित गालक मिला दिया तो मिश्रण को उच्च ताप देना है, काफी ज्यादा ताप टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर आपने दिया तो गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। इसे वाट्या भट्ठी में संपन्न होता है। ये एक भट्ठी होती है जो कि मैं अभी दो भट्ठी आपको समझाऊंगा, एक तो वाट्या भट्ठी और एक बेसिमर भट्ठी, ठीक है। तो वाट्या भट्ठी में संपन्न होता है ये क्रिया। किस भट्ठी में संपन्न होता है? वाट्या भट्ठी में। तो यहाँ कुछ इस टाइप से आपको वाट्या भट्ठी बना लेना है। वैसे मैंने बना लिया है और मेरा इतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। अब देखो, इसे आप लोग बना लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ। बना लो, जल्दी से आप लोग बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि बता दें और आप लोगों को भी याद रहेगा हमेशा एंड अच्छा रहेगा। अब मैं एक एक नाम बता देता हूँ। ऊपर जो है ना, ऊपर जो आपका ये जाता है ना, ये तीर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेकार गैसें। क्या है? बेकार गैस या गैसें लिख लो, ठीक है, बेकार गैसें हैं। अब देखो आगे, अगला जो है ना, ये जो है आपका, ये रुको हम इसे कलर से करते हैं। ये शंकु के टाइप का है। शंकु के टाइप का जो है, नीचे ऊपर देखो, ऊपर वाला मैं कह रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाला जो है आपका वो है शंकु फीडर। क्या है? शंकु फीडर, ठीक है। क्या है? शंकु फीडर। एंड यहां आप नीचे आओ, ये चीज आपका क्या है? ये है चार्ज घान। क्या है? चार्ज घान। और ये जो नीचे शंकु के टाइप का बना हुआ है, ये क्या है? जो नीचे वाला शंकु के टाइप के बना हुआ है वो है कप व कोण अवस्था। कप व कोण व्यवस्था, ठीक है। टेम्परेचर मैंने लिख दिया है 400 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ कुछ चीज है तो 400 डिग्री, यहाँ 700, यहाँ नीचे जाओगे वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। 800 से 1000, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि नीचे क्या है, नीचे आप अभी समझ जाओगे सब कुछ क्या क्या है। एंड अब देखो, यहां आपको समझ में आ गया ना। अब ये है, ये जो ये दीवाल है, दीवाल क्या है? ये दीवाल को मैं बता दूं, वो है अग्निशाह ईंट। अग्निशाह ईंट, अग्निशाह ईंट जो अग्नि को सहन कर सकती है, अग्निशाह ईंट, ठीक है। ये समझ में आ गया।
अब ये क्या है, ये है आपका ट्यूबर, ट्यूबर, ये जो गोल गोल बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक एक चीज को समझ लो। ये नीचे जो है ना, ये है धातुमल, क्या है, धातुमल। और इधर वाला क्या है, पिघली धातु, पिघली धातु। इधर धातुमल और इधर पिघली धातु। एंड अब आई होप कि सब कुछ बता दिया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है जो मैं बता दूं। ये है वात्या भट्ठी। चित्र आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसका आप जो है ना, बुक में आपको मिल जाएगा, बुक में आपको मिल जाएगा, किसी भी बुक में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है वात्या भट्ठी, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखें। चलो फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला भट्ठी आप लोग समझिए, इंपॉर्टेंट है, बेसिमर परिवर्तक भट्ठी, बेसिमर परिवर्तक भट्ठी, ठीक है। तो आपको समझना है अच्छे से। ये मैंने काफी अच्छे से बनाया है, मेहनत किया है, एंड आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। काफी मेहनत किया है और आधा एक घंटा तक बनाया है। देखो, अब इसके मैं जितने भी अच्छी चीजें हैं, मतलब भाग हैं, उसे बता दूं, जितने पार्ट हैं वो आपको बता दूं, ताकि आपको काफी बेटर समझ में आए। ये क्या है, ये है व्यर्थ गैस, जो ऊपर वो बेकार गैस, व्यर्थ गैस, वही चीजें ऊपर निकलेंगी। व्यर्थ गैस क्या है, व्यर्थ गैस, ये और अच्छे से करना, व्यर्थ गैस, ठीक है। और ये जो है ना, ये है बेसिमर परिवर्तक। ये क्या है, बेसिमर परिवर्तक, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेसिमर परिवर्तक भट्ठी। बेसिमर परिवर्तक है, ठीक है, समझ में आया। आगे देखें, इसमें काफी कम आपको दर्शाना है, काफी कम पार्ट्स हैं। यहां नीचे, यहां, ठीक है, ट्यूबर है, जो उसमें था वही इसमें है। आप लोग बगल में बुक रख लेना, ताकि हमारा कुछ गलत भी बना हो तो आप उसे अपने हिसाब से सही कर लेना। वैसे गलत नहीं है, सही है, लेकिन अब भाई इंसान इंसान होता है, इंसान से गलती हो सकता है। ये है गलित मेट, गलित मेट, ठीक है। और इधर से निकलती है, इधर से क्या निकलती है, गर्म वायु, गर्म वायु, ठीक है। जो गर्म वायु होते हैं वो निकलते हैं। तो इतना है आपके बेसिमर भट्ठी में, कुल इतना है, और आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आपको इसके पार्ट्स देखने हैं, जो बेसिमर भट्ठी है, और आप लोग देख लो, बस इतना ही है। फिर हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। देखो, आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय श्रवण लेक्चरर, तो आप उसे देख सकते हो। उसे 3 लाख प्लस स्टूडेंट देख चुके हैं, आप भी देखकर अच्छे से उसे समझ सकते हो। तो यहां अब आपको समझना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसे अब समझो कैसे। फर्स्ट मैटर कि आपको 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही मैं आपको बता देता हूं। 20 तक अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 2, ठीक है, 8, 2, 8, 10, 8, 18, 18, 2, 20, ये 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2, 8, 8, 18 लिख सकते हो, या फिर 2, 8, 8, 2, ठीक है।
तो ये है, अगर आप 20 तक ये निकाल सकते हो। जैसे अगर आप इसी की सहायता से, अगर आपका Na है, क्या है, Na, Na है, Na का होता है 11, कितना होता है 11, तो इसका आप निकाल सकते हो 281, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एंड अगला देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी कि Na और Na पर होता है 1, बस ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि एक ही इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आपको एक बिंदु रखना है। इसके बाहरी कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ आपको 2 बिंदु रखना होता, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ एक ही है तो इसलिए एक ही रखना है। अब देखो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 8 और 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो यहाँ अब इसका कैसे करोगे, यहाँ आप ऑक्सीजन रखो एंड इसके लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप यहाँ 6 कर दो, 1 2 1 2 1 2, जोड़े में रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका हो गया, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, ऑक्सीजन का। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो, अगला है आपके सामने, तीसरा है Mg यानी कि मैग्नीशियम। इसका होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वही होगा, क्या, 2 है लास्ट कक्षक में, तो यहाँ 1 और 2। बस इसी तरह से आपको बनाना है। अब हम थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से काम नहीं चलने वाला है, तो थोड़ा बड़ा आप लोगों के लिए लाते हैं CH4। CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, अगर आप समझो तो इसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ आप C रखो, यहाँ आप H रख दो, यहाँ H रख दो, कितने H हैं, 4, यहाँ H रख दो, यहाँ H रख दो। C के लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, C का परमाणु क्रमांक होता है 6 एंड 2 एंड 4, तो इसके लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4। और ऑक्सीजन नहीं है, हाँ ये है हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो यहाँ एक इसे मैंने क्रॉस लिखा है क्योंकि एक जैसा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो, अब क्या करना है ना, इसे इसका 2 पूरा कर दो, हाइड्रोजन का 2 पूरा हो जाए, उसका अष्टक पूरा हो जाता है हाइड्रोजन का। एंड आपको जो कार्बन है उसका 8 यानी कि 8 पूरा करना पड़ेगा अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये है सहसंयोजक बंध। देखो, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन सभी से ले लिया, देखो अगर इसने कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन सभी से लिया कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया है हाइड्रोजन का, नहीं सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना कार्बन का, चारों हाइड्रोजन ने ले लिया है, ले लिया कि नहीं, ले लिया ना चारों कार्बन। अब देखो, अब ये भी क्या करेंगे भाई साहब, जो कार्बन है ना, कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन इन सब का ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन चारों का लेंगे बढ़िया से ये, ठीक है। तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2 यानी कि 4 एंड मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 8, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो गया कि नहीं। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, CH4 का, किसका हो गया, CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे में आप एक दूसरा देख लो, C6H6, C का जानते हो वही है 2 एंड 4 एंड H का एक ही है। अब ऐसे में इसमें क्या करना है ना, इसमें भी वही करना है, एक जगह आप C रख दो, ये
सी सी, 2 रख दिए। अब इसका तो 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 हो गया। कार्बन का 4 4 होता है, तो 2 कार्बन है तो 2, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहां देखो हाइड्रोजन रख दो, सभी के पास कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6, इन सब के आप क्रॉस लगा दो। ये मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, बट मैंने क्रॉस लगा के किया है कि एक जैसा ना हो, मिले ना, ठीक है, स्पष्ट रहे। तो ऐसे में आप क्या करोगे ना कि ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हर एक हाइड्रोजन जो है ना कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और उसका दो पूरा हो जाएगा। अगर उसका 2 पूरा हो गया तो समझ लो उसका अष्टक पूरा हो गया। अब इन सब भाई साहब का अष्टक पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा करना है किसको, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है। अब कार्बन को अगर पूरा करना है ना तो कुछ नहीं करना है, इन सब ने एक एक लिया है तो इन सब से जाओ और एक एक इलेक्ट्रॉन सभी का ले लो। एक इलेक्ट्रॉन आपको इस कार्बन का भी लेना पड़ेगा, अभी दे देना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका पूरा हो गया। अब इनका पूरा करना है, ये भी कुछ इसी टाइप से इनका ले लेंगे, साझा करेंगे। एंड ये आपको कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, और जो आपका हाइड्रोजन है उसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, बस आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आया ना? काफी इजी है अगर आप लोग समझो तो, वरना हार्ड है तो सब कुछ है। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, काफी इजी वे से मैंने समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु देखो, 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। मतलब जो मिश्र धातु होता है, 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है, मिश्र धातु कहलाता है। पीतल एवं कांसा। अब मैं आपको पीतल का एक बात बताता हूं, ठीक है। पीतल में 2 धातुएं मिली हुई हैं, एंड तो 2 या 2 से अधिक धातु हो या अधातु का समांगी मिश्रण होता है, मिश्र धातु कहलाता है। पीतल एवं कांसा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। पीतल क्या है, मिश्र धातु, उपधातु, आधातु या धातु? तो आप किस पर टिक लगाओगे? मिश्र धातु पर। लेकिन पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया तब जाना, पहले नहीं जानते थे, तो इसीलिए आप कई बार रिवीजन कर लेना, तभी आपको याद रहेगा, वरना हमेशा याद रहने वाला नहीं है। अब मैं आपको पीतल बता देता हूं, पीतल में कैसे धातु और अधातु होती हैं। देखो इसमें 2 चीजें मिली हुई हैं। अगर यहां पीतल की बात की जाए तो पीतल में 2 चीजें मिली हुई हैं। कितनी चीजें? 2 चीजें मिली हुई हैं। एक तो है कॉपर, Cu इसमें कितना है? 70%। कितना है? 70%। लेकिन अगर यहां जिंक की बात की जाए तो जिंक है केवल 30%। ठीक, ये 2 चीजें मिलकर ये पीतल बना हुआ है, ठीक है। एंड अगर इसका उपयोग की बात की जाए तो ये तार एंड मशीनों के पुर्जे एंड बर्तन, तार एवं बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग है तार बर्तन बनाने में। कहते नहीं कि पीतल का तार ले आओ बनाने में, ठीक है। तो काफी बेटर आपको समझ में आ गया होगा, तार एवं बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, मिश्र धातु। एंड मिश्र धातु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा भी जाता है एंड आपको याद भी रखना है।
क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला है संक्षारण। देखो संक्षारण आपको पहले चैप्टर में भी मिला था, बट इसमें भी मिला है। क्यों? क्योंकि धातु टॉपिक है, इसलिए आपको संक्षारण भी मिलेगा। ठीक है, तो संक्षारण देखो, धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, धातुएं जो होती हैं वो अपने आसपास, जैसे धातु, कोई भी धातु आप वातावरण में फेंक दो तो अपने आसपास की अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती हैं। संक्षारित होने का अर्थ है अगर आप लोहा फेंक दो, क्या होगा, उसमें मूर्छे लग जाते हैं, और कुछ दिन बाद अगर उसे पटक दो ना तो वो मतलब पुर्जे पुर्जे के रूप में छूटने लगते हैं, तो वही संक्षारित होता है। अगर आप जैसे यहाँ देखो, कापर आर्द्र CO के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बना लेता है। जैसे कापर जो होता है आर्द्र CO के साथ अगर आप क्रिया करोगे, अभिक्रिया करोगे तो हरे रंग का क्या बनाएगा, कापर कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 बना लेगा। CaCO3 कापर कार्बोनेट, CuCO3, ठीक है, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, कापर कार्बोनेट। एंड संक्षारण की सुरक्षा, संक्षारण की सुरक्षा आप याद कर लो। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए एक तो पेंट लगाया जाता है, कि यश लेपन किया जाता है, पेंट लगाया जाता है। जैसे अगर देखा जाता ना कि सभी लोग कहते हैं पेंट लगा दो वरना फिर ये मतलब मूर्छा लग जाता है, तो ऐसे में पेंट लगाया जाता है कि उन्हें मतलब बचा सकें, कि मतलब संक्षारित होने से बचा सकें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। एक टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को समझा दें फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए समझ लो। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड मैं आपको बता दूं क्या होता है, ठीक है, एंड तब आप समझ जाओगे। देखो, वे धातु ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ तथा अम्लीय के साथ क्षारीय लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक है, अब मैं अलग से पेज में बताता हूं क्योंकि पेज छोटा पड़ गया है। ठीक है, लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उसके आगे समझना, या मैं ऊपर कर देता हूं। लक्षण प्रदर्शित करते हैं अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ, काफी इजी है, अभी आपको समझा दूंगा, अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, बहुत इजी है। वे धातु जो ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ तथा क्षारीय के साथ लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ आप इतना भी केवल लिख सकते हो यह हटाकर, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इतना आपको याद रखना है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, इनके दो प्रकार समझ लो।
ये दो प्रकार के होते हैं। देखो फर्स्ट आप लोग समझो, पहला पहला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3, यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा है जिंक ऑक्साइड, यानी कि ZnO। तो ये दोनों ऑक्साइड हैं जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड के प्रकार हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। और अगर आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, पीडीएफ आपको दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ बना लिया जाएगा, फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो उन दो चैप्टर को नहीं देखा हो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।